आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्लास 11th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे पहले एक्सरसाइज से, पहले वाले एग्जांपल्स, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पर आएंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, पूरे मैथमेटिक्स में, चाहे वो क्लास 11th का मैथ्स हो, क्लास 12th का मैथ्स हो, पूरे मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर में इसकी भी गिनती होती है, याद रखिएगा। तो ये सबसे बेसिक चैप्टर है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, हम इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। तो ये चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का सबसे बेसिक चैप्टर है और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिक चैप्टर बोलना या इम्पॉर्टेंट चैप्टर बोलना ये सिर्फ इस बात की वजह से नहीं है कि इसका वेटेज ज़्यादा है एग्ज़ाम में या इससे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, बल्कि ये इस हिसाब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसके नॉलेज का यूज़ हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स के बहुत से चैप्टरों में करते हैं, बहुत से चैप्टरों में करते हैं इसके नॉलेज का यूज़। यानी इस चैप्टर में जो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे तो एज इट इज़ किसी न किसी चैप्टर में यूज़ होती जाएगी क्लास 11th में। और क्लास 12th के मोस्ट ऑफ हाफ बुक, मान लीजिए पूरा बुक आपका 15-16 चैप्टर का बनता है, उसमें 7-8 चैप्टर में हम इस चैप्टर का यूज़ करेंगे। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ रही मेरी बात? ओके, कहाँ कहाँ यूज़ होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम लोग इस चैप्टर के जस्ट बाद, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने के जस्ट बाद तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उस चैप्टर में इसका नॉलेज इस्तेमाल किया जाएगा। रेंज, डोमेन, अभी हम लोग रिलेशन और फंक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, व्हाट इज़ रेंज, व्हाट इज़ डोमेन। तो इन सब चीज़ों का नॉलेज अगले चैप्टर नंबर 3 में हम लोग यूज़ करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आपके दिमाग में चीज़ें बनी रहनी चाहिए। क्यों? ताकि इसका इंपॉर्टेंस पता चल जाए कि ये कहाँ कहाँ और कितनी बार यूज़ होने वाला है, कितना ज़रूरी चैप्टर है ये। तो अभी हम लोग 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसमें इसका नॉलेज यूज़ होगा। उसके बाद इसी क्लास 11th में एक चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 13, दिस इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, इसमें भी पूरा का पूरा ये नॉलेज यूज़ किया जाएगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में। समझ रहे हैं ना? और फिर हम लोग एक लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी में भी ये थोड़ा बहुत यूज़ होता है। तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर ये हैं 2 क्लास 11th के जिसमें ये यूज़ होगा। ये कौन सा क्लास का है भाई? अभी आप जो पढ़ रहे हैं क्लास 11, मैं NCERT के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, NCERT के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, NCERT बुक के हिसाब से। नेक्स्ट ईयर जब आप क्लास 12th में पहुँचेंगे तो क्लास 12th में पहला ही चैप्टर आएगा रिलेशन एंड फंक्शन। फिर से इसी नाम का चैप्टर आएगा, पहला ही चैप्टर होगा। ये क्लास 12th की बात कर रहे हैं NCERT के बेसिस पर। ठीक है, तो पहला ही चैप्टर हमको रिलेशन एंड फंक्शन मिलेगा जिसमें इस साल का पढ़ा हुआ पूरा का पूरा नॉलेज यहाँ यूज़ किया जाएगा। समझ रहे हैं? क्लास 12 नेक्स्ट ईयर। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आएगा हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अभी हम इस साल क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इसमें भी इस चैप्टर का बहुत सा नॉलेज यूज़ होगा। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का आता है जिसमें ये यूज़ नहीं होता। ठीक है ना? उसके बाद 5th चैप्टर आएगा, 5वां चैप्टर, जिसको हम बोलेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। शॉर्टकट में मैं लिख देता हूँ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। शॉर्टकट में समझ जाइएगा क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर यूज़ होने वाला है। तो 5वां चैप्टर हमारा बनेगा क्लास 12th में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें भी भरपूर मात्रा में इसके नॉलेज यूज़ किए जाएंगे। वही रेंज क्या है, डोमेन क्या है, कौन किसका फंक्शन है, किसके साथ क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। उसके बाद 6वां चैप्टर हमारा एक आता है जिसको ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इसमें आ गया। 6वां चैप्टर आता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के नाम का चैप्टर है, उसमें भी इसको हम यूज़ करेंगे। फिर 7वां चैप्टर एक आपका आएगा इंटीग्रल्स यानी इंटीग्रेशन। ये कैलकुलस स्टार्ट हो गया यहाँ से ना, 5वें चैप्टर से कैलकुलस स्टार्ट हो गया। तो
चाहे डिफरेंशिएशन का चैप्टर हो चाहे इंटीग्रेशन का चैप्टर हो, वहाँ पर भरपूर मात्रा में हम फंक्शन का, रिलेशन का, डोमेन, रेंज का, इन सब का यूज़ करते हैं। 8वां चैप्टर एक आएगा जो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, उसमें भी ये यूज़ होगा। 9वां चैप्टर कैलकुलस का एक और आएगा जिसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डेरिवेटिव की इक्वेशंस इसमें हम बनाएंगे, इसमें भी ये यूज़ होगा। तो इतने सारे चैप्टर कैलकुलस के हैं क्लास 12th के, तो आप गिनती गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 7-8 चैप्टर ऑलमोस्ट आ गए। 16 चैप्टर 15 चैप्टर तो होते ही हैं, उसका आधा कितना हुआ, 7 या 8, तो आधा बुक पूरा क्लास 12th का आप समझ लो उसमें ये नॉलेज यूज़ होने वाला है। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझ रहे हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्लास 11th में भी फिर इसमें प्रोबेबिलिटी में भी ये यूज़ होगा। मैं प्रोबेबिलिटी नोट नहीं कर रहा, तो समझ गए कहाँ कहाँ ये नॉलेज हमको यूज़ आना है। इसलिए ये चैप्टर इतनी जगह पर यूज़ होना है, इसलिए ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अगर इसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है तो हम इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, और आपको बिल्कुल धैर्य रख करके एक एक बात, जो जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा वो सारी चीज़ें बिल्कुल धैर्य रख के समझना है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ लिख के दिखा दिया कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होने वाला है। सिर्फ क्लास 11th पढ़ के तो घर नहीं बैठोगे ना आप, आपको 12th भी पढ़ना है, आगे कॉम्पिटिटिव का तैयारी भी करना है, तो आप समझ लो इसका नॉलेज हर जगह यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका इंपॉर्टेंस बताने के बाद अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा हमारा नंबर 1 कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझना। अभी पहले एक्सरसाइज 2.1 के लिए एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और उस टॉपिक का नाम है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ये अपने आप में एक इंडिविजुअल टॉपिक है जिस पर बेस्ड पूरा अगला एक्सरसाइज 2.1 हम सॉल्व करेंगे, और कुछ एग्जाम्पल भी उससे पहले के सॉल्व करेंगे। 5-6 एग्जाम्पल हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब हम पहला एक्सरसाइज बना लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिलेशंस और फंक्शंस। ये दो अलग अलग पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो एक बनेगा 2.2 एक्सरसाइज, एक बनेगा 2.3 एक्सरसाइज, फिर हम मिसलेनियस बनाएंगे और इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तो चैप्टर बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको जगह जगह इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले थोड़ा सा नाम देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट निकालना यानी मल्टीप्लाई करना। अच्छा, किसका मल्टीप्लाई, सेट्स, सेट या सेट्स लिखा है प्लूरल में, यानी एक से ज़्यादा सेट होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। तो मिनिमम कितने होंगे, अगर हमको किसी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन करना है तो मिनिमम 2 क्वांटिटी होनी चाहिए। तो कोई 2 सेट का मल्टीप्लिकेशन मिनिमम मान के चलो, 3 सेट भी हो सकते हैं जिनका आपस में मल्टीप्लिकेशन, तो 3 सेट का हमको प्रोडक्ट बनाना है, समझ गया। याद रखना हम लोग सेट के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन जरूर यूज़ करेंगे, सेट भी यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट चैप्टर नंबर 2 से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 1 सेट्स नहीं पढ़ते, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग सेट का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अगर आपने सेट वाला चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा है तो एक बार उसको आप रिवाइज करके आइए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आपको सेट वाला चैप्टर पढ़ना है, सेकंड में फिर हमको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है, और हम वैसे ही पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने यहाँ आपको बताया कि 2 सेट का हमको प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का सिंपल सा मीनिंग मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन किस फॉर्मेट में लेना है, कार्टेशियन। अब कार्टेशियन शब्द आपने पहले सुना है, क्लास 10th में एक चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है ना। हर बोर्ड में होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर, चाहे आप CBSE से पढ़ रहे हो या आप स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो, ठीक। तो आपने पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो आपको याद आ जाएगा। थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है, ग्राफ आपने पढ़ा है, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ले करके उनके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। अब इसको समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो इसके डेफिनेशन पर हम अभी बाद में आएंगे, इसको डिफाइन हम करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 सेट का क्या मतलब होता है,
ठीक है ना। तो सपोज करिए कि हमने 2 सेट लिया। 2 सेट कैसे होने चाहिए, याद रखिएगा, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का क्या मतलब है, वो सेट खाली नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो 2 सेट कैसे होंगे, नॉन एम्प्टी सेट। तो एक सेट A है सपोज करो, उसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, एक सेट B है उसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं आपको ये समझाने के लिए। सपोज एक सेट A है और इस सेट के अंदर एलिमेंट है सपोज 1 2 3, दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेट A, ठीक है ना। देखो खाली नहीं है ये सेट, इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। इसी तरह से एक दूसरा सेट हमने मान लिया सेट B और इसके अंदर भी एलिमेंट है, मान लो 4 5 6, ये भी खाली नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो दोनों के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें 3 एलिमेंट है तो इसमें भी 3 हो सकता है इसमें 1 एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट हो, 4 एलिमेंट हो, 10 एलिमेंट हो। एलिमेंट की गिनती दोनों सेट में अलग अलग हो सकती है। ध्यान से एक एक बात आप समझेंगे तब आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, और बहुत ज़रूरी है कि आपको ये चैप्टर समझ में आए, क्योंकि इसके बेसिस पर अगले आपको बहुत से चैप्टर समझने हैं। समझ रहे। तो हमने मान लिया चलो ये 2 सेट है, सेट A और सेट B। अब इसका हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड सेट B, इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं कि A क्रॉस B। ये क्या पढ़ा जाएगा, क्रॉस। अगर आप वेक्टर पढ़ चुके हैं क्लास 11th में तो आपको समझ में आ जाएगा। A क्रॉस B, ये बेसिकली क्या चीज है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ये 2 सेट है, ये उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। लिखने का तरीका समझ गए, A क्रॉस B। अब A क्रॉस B क्या होगा, ये भी एक सेट होगा। जैसे A एक सेट है, B एक सेट है, तो 2 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या बनेंगे, सेट बनेगा। तो A क्रॉस B भी क्या आने वाला है, एक सेट आएगा। जैसे 1 2 3 सेट A के एलिमेंट्स हैं, 4 5 6 सेट B के एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो चीज आएगी वो A क्रॉस B के एलिमेंट्स कहलाएंगे, क्योंकि A क्रॉस B अपने आप में क्या है, एक सेट है। तो इस सेट के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो क्या होगा, इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। अब A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, इसके अंदर एलिमेंट आते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब ये नया शब्द एक आ रहा है, ऑर्डर्ड पेयर। इसको थोड़ा सा समझिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पर पेयर आएगा क्योंकि यहाँ पर 2 सेट थे, एक सेट A एक सेट B, तो इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। समझिएगा ध्यान से ना। देखो सेट A के अंदर जितने एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट सेट B के अंदर जितने एलिमेंट हैं, तो सेट A के हर एलिमेंट सेट B के हर एलिमेंट के साथ पेयरिंग करेगा, पेयर बनाएगा। और कैसा पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। पेयर मतलब कोई 2 चीज का जोड़ा, कोई 2 एलिमेंट रख दो तो दो मेंबर आ गए तो उसको एक जोड़ा बोलेंगे, पेयर। और ये पेयर ऑर्डर में होने चाहिए, ऑर्डर में। समझ रहे। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा नोट यहाँ पर लिख लो, ताकि हमारे दिमाग से ये बात उतर ना जाए और बाद में ये छूट ना जाए। ठीक है, क्या कि एवरी एलिमेंट या ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज मेकिंग ऑर्डर्ड पेयर विथ एवरी और ईच एलिमेंट ऑफ सेट B। इसको नोट कर लो कि सेट A का हर एलिमेंट, जैसे एक एलिमेंट A है 1 है, सेट A का एक एलिमेंट 1 है, ये वाला 1 एलिमेंट सेट B के हर एलिमेंट के साथ जोड़ा बनाएगा, पेयर बनाएगा। इसी तरह 2 भी एक एलिमेंट है सेट A का, तो ये वाला एलिमेंट भी सेट B के हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, ऑर्डर्ड पेयर। इसी तरह से ये एक एलिमेंट है तो ये भी सेट B के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। समझ गए बात। तो इस बात को हम यहां पर पहले लिख लेते हैं कि ईच इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ सेट A will make an ordered pair. Each individual elements of set A will make an ordered pair with each elements of set B. ये समझ में आ रहा है। हिंदी में चाहो तो हिंदी में लिख लो
कि सेट ए के हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या चीज़ है इसको समझिएगा। इसको समझने के लिए देखो हम कैसे बना रहे हैं ना, ये सेट ए ये इसके एलिमेंट, ये सेट बी ये उसके एलिमेंट, इसको मैं दो इलिप्स में बना करके आपको दिखाता हूँ और इसकी पेयरिंग करके आपको दिखाता हूँ। बाद में हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो सपोज करो ये एक सेट ए है, ये दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। ये मैंने दो इलिप्स बना लिए छोटे छोटे, सेट ए सेट बी, ठीक है। अब सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या क्या थे, 1 2 3, हमने इसको यहाँ लिख दिया, दिस इज 1 2 3। इस इलिप्स के अंदर क्लोज फिगर के अंदर क्या लिखे हुए हैं, ये क्लोज फिगर किसको दिखा रहा है, सेट ए को। इसके अंदर जो एलिमेंट लिखे हैं वो क्या है, सेट ए के एलिमेंट। इसी तरह सेट बी को ये दिखाएगा दूसरा क्लोज फिगर, और इसके एलिमेंट ऐसे हम यहाँ पर नोट कर देंगे, ठीक है। अब इसकी पेयरिंग देखिए, हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। अब ये पेयर कैसे बनेंगे इसको देखिए। जैसे सेट ए का पहला एलिमेंट हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, देखो ए क्रॉस बी, तो सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के साथ पेयर बनाएंगे। जैसे सेट ए का पहला एलिमेंट 1 है, तो ये बी के इस एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। 1 4 के साथ पेयर बना रहे हैं, तो इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे 1 4। ये एक पेयर बन गया, और इस पेयर को लिखना कैसे, ब्रैकेट में ऐसे। और इसको हम बोलेंगे ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है जिस पर अभी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो 1 ने इसके साथ पेयर बनाया, फिर 1 इस एलिमेंट के साथ भी पेयर बनाएगा। सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। जैसे ये एक एलिमेंट है, तो ये जरूर यही बस नहीं होगा कि ये सिर्फ 4 के साथ पेयर बनाए, जितने एलिमेंट बी में आते होंगे ये सब के साथ पेयर बनाएगा। 5 के साथ भी बनाएगा, 6 के साथ भी बनाएगा। तो 1 ने 4 के साथ बनाया तो हमने इसको लिख दिया, कॉमा 1 5 के साथ बना रहा है तो इसको ऐसे लिख दिए, कॉमा 1 6 के साथ बना रहा है तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। ये इसके साथ भी बना रहा है, इसके साथ भी बना रहा है, इसके साथ भी बना रहा है। ये कहलाते हैं ऑर्डर्ड पेयर। समझ में आया। इसी तरह से देखो, सेट ए का ये वाला एलिमेंट भी बी के हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। जैसे ये 4 के साथ पेयर बनाएगा, 5 के साथ पेयर बनाएगा, 6 के साथ भी पेयर बनाएगा। तो 2 भी बी के हर एलिमेंट के साथ पेयर बना रहा है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, 2 4 के साथ पेयर बना रहा है, 2 5 के साथ पेयर बना रहा है, 2 6 के साथ पेयर बना रहा है। दिख गया। सेट ए का एलिमेंट 2 है, ये हर एलिमेंट के साथ पेयर बना रहा है। समझ में आया। इसी तरह से सेट ए का ये एक एलिमेंट है 3, ये भी सेट बी के हर एलिमेंट के साथ पेयरिंग करेगा, ऑर्डर्ड पेयर। 4 के साथ भी, 5 के साथ भी, 6 के साथ भी। समझ रहे हैं ना। इस तरह से ये हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। कौन, 3 किसके साथ बना रहा है, 4 के साथ, फिर 3 बना रहा है 5 के साथ, फिर 3 बना रहा है 6 के साथ। ये बन गए। अच्छा बन गए तो बस हो गया, ये सेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि और कोई एलिमेंट तो है ही नहीं सेट ए में। जितने एलिमेंट थे उन सब ने सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ पेयरिंग कर ली, और ये पेयर हमने यहाँ उठा करके सेट के अंदर रख दिया। सो दिस विल फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर। कैसे, ऑर्डर्ड पेयर। और ये किसके अंदर लिखे हुए हैं, ब्रैकेट के अंदर। तो ये सब के सब पेयर क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स। किसके एलिमेंट्स, इस सेट के एलिमेंट, ए क्रॉस बी सेट के ये सभी एलिमेंट हो गए। और ये एलिमेंट अपने आप में क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। ये सभी के सभी एलिमेंट अपने आप में क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है, ऑर्डर्ड पेयर का ये मतलब है यहाँ कौन सा ऑर्डर फॉलो हो रहा है, इसको समझिए। देखिए ऑर्डर में है, सभी तो जोड़े हैं, 2-2 एलिमेंट का जोड़ा मतलब पेयर, तो पेयर तो सभी हैं, लेकिन ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हुए पेयर हैं। कौन सा ऑर्डर, तो आंसर है वो वाला ऑर्डर। आप हर पेयर को देखिए, हर पेयर को देखिए, हर पेयर का पहला एलिमेंट, हर पेयर का पहला एलिमेंट, यहाँ पर जो सेट हम ले रहे हैं ए क्रॉस बी, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, हर पेयर का पहला एलिमेंट, हर पेयर का पहला एलिमेंट, ध्यान से देख लो, हर पेयर का पहला एलिमेंट, हर पेयर का पहला एलिमेंट, हर पेयर का पहला एलिमेंट सेट
ए से बिलोंग करता है, पहले सेट से बिलोंग करता है, जिसको यहां आप पहले लिखेंगे ए क्रॉस बी लिखे हैं, तो यहां जितने भी पेयर आएंगे वो किस ऑर्डर को फॉलो करेंगे कि हर पेयर का पहला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, पहले सेट से बिलोंग करेगा, और हर पेयर का दूसरा एलिमेंट, ये हर पेयर का दूसरा एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। देख लो, ये इससे बिलोंग करेगा। समझ में आई बात? तो यहां पर जितने पेयर आते हैं दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं कौन होते हैं, पेयर्स। तो यहां जितने पेयर्स आते हैं वो किस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो आंसर है हर पेयर के अंदर जो पहला एलिमेंट होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के पहले सेट से बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करता है। और ये ऑर्डर कहीं गड़बड़ाता नहीं है, हर जगह यही फॉलो होता है। देख लो, चेक कर लो, 1 2 3 पहले सेट से बिलोंग करेंगे। देख लो 1 2 3 पहले सेट से बिलोंग कर रहा है, 4 5 6 दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा है, हर जगह देख लीजिए। तो ये वाला ऑर्डर फॉलो होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। समझ आए बात? इसी तरह से अभी हमने ए क्रॉस बी निकाला है, हम बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं। ध्यान से देखना, बी क्रॉस ए जब अपन निकालेंगे तो यहाँ पर हम किसको बनाएंगे, बी को, और बी क्या है 4 5 6। अब ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये है ए क्या था 1 2 3। अब हमको क्या निकालना है, बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए कैसे निकलेगा, बी क्रॉस ए। तो अब कौन किसके साथ पेयर बनाएगा, तो आंसर है सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे। जैसे ये सेट बी का एलिमेंट है 4, तो 4 1 के साथ पेयर बनाएगा, 2 के साथ पेयर बनाएगा, 3 के साथ पेयर बनाएगा। तो यहाँ पर बी क्रॉस ए में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 1 4 2 4 3। 4 ने बना लिया। अब 5 भी सबके साथ पेयरिंग करेगा, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। तो 5 के लिए हम क्या पेयर लिखेंगे, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 5 1 5 2 और 5 3। इसी तरह से ये लास्ट वाला 6 भी सबके साथ पेयरिंग करेगा, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 6 1 6 2 6 3, और ये सेट खत्म हो गया। दिख रहा है ना, सेट खत्म हो गया। अब एक बात बताओ, हमने ए क्रॉस बी निकाला, बी क्रॉस ए निकाला, इस सेट की भी विशेषता क्या रहेगी कि इसके एलिमेंट भी कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या, कहीं पर भी उठा करके देखो, किसी भी पेयर का पहला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, सेट बी से, जो पहले लिखा गया है। देखो 4 किससे बिलोंग कर रहा है, बी से। कहीं पर भी देखो किसी भी पेयर का दूसरा एलिमेंट हमेशा किससे बिलोंग करेगा, जो यहाँ हमने दूसरा सेट लिखा है उससे बिलोंग करेगा। तो देख लो 3 किससे बिलोंग कर रहा है, दूसरे सेट यानी सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझ में आया। ये बेसिकली कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, बहुत कठिन चीज़ नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है, जिसको उन्होंने एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज लेकर के यूज़ करके बनाया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब समझ गए कि सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट आएंगे उन सब का पेयरिंग किसके साथ करना है, सेट बी के हर एलिमेंट के साथ करना है। उसको पेयर बना के एक सेट के अंदर रख दो, दिस विल बी नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट। समझ में आया? तो एकदम आसान सा है ये, कोई इसमें कठिनाई की बात नहीं है। अब मजे की बात ये है कि अगर मैं देखो सेट ए 1 2 3, सेट बी 4 5 6, मैंने उसको ऐसे बनाया, ए पहले रखा, बी बाद में रखा। सेट बी 4 5 6, सेट ए 1 2 3, पहले बी को रखा, बाद में ए को रखा। यहाँ पर मैंने ए क्रॉस बी निकाला, यहाँ पर मैंने बी क्रॉस ए निकाला, एलिमेंट्स तो वही है दोनों में, तो जोड़ा वही बनेगा। तो क्या ए क्रॉस बी निकाल करके जो हमको आंसर मिलता है वो, और क्या बी क्रॉस ए निकाल करके जो आंसर मिलता है वो, क्या दोनों बराबर होते हैं? क्या ये सेट और ये सेट इक्वल सेट होंगे? सोचिए और बताइए, क्या दोनों सेट इक्वल सेट हैं या नहीं है? सोच करके जवाब दीजिए। सेट देखो, ए क्रॉस बी भी एक सेट है, बी क्रॉस ए भी एक सेट है, दोनों सेट हैं, दोनों के अंदर एलिमेंट तो वही आएंगे। ए के एलिमेंट यहाँ भी आ रहे थे, बी के एलिमेंट यहाँ भी आ रहे थे, वही एलिमेंट है। बी के एलिमेंट यहाँ भी आ रहे हैं, ए के एलिमेंट यहाँ भी आ रहे हैं, वही एलिमेंट है। तो जब हमने ए क्रॉस बी निकाला या हमने बी क्रॉस ए निकाला, तो क्या दोनों सेट इक्वल सेट कहलाएंगे? आंसर है नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे भाई? इसलिए नहीं कहलाएंगे
क्योंकि इसके अंदर के एलिमेंट्स देख लो, अब ये सब क्या हैं? एलिमेंट्स। ये जो ऑर्डर्ड पेयर में दिख रहे हैं ये सब के सब क्या माने जाएंगे? एलिमेंट्स। तो इसके एलिमेंट्स देख लो और इसके एलिमेंट्स देख लो, आपको इक्वल नहीं मिलेंगे। दो सेट तब इक्वल होता है जब इसके सारे एलिमेंट्स क्या हों? इक्वल हों, और यहाँ पर सारे एलिमेंट्स बराबर नहीं हैं। इसलिए एक चीज नोट कर लीजिए कि A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों इक्वल नहीं होते हैं। इक्वल हो जाते तो इसको क्या बोलते? कम्यूटेटिव लॉ। समझ रहे हो? इक्वल हो जाते तो इसको अपन क्या बोलते? कम्यूटेटिव लॉ। क्यों कम्यूटेटिव लॉ? ये A क्रॉस B, इसको कम्यूट कर दिए, पलट दिए, B क्रॉस A, तो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम आना चाहिए था। अगर आता तो हम बोलते ये किस लॉ को ओबे कर रहे हैं? कम्यूटेटिव लॉ को। लेकिन यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में, किसी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं होता, क्योंकि दोनों के एलिमेंट बराबर बराबर नहीं आते। इस वजह से ये दोनों सेट कम्यूट करने के बाद इक्वल नहीं आते। तो ये रिजल्ट आप याद रखेंगे कि इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। तो इसको मैं यहां लिख भी देता हूं, नोट करके लिख लेना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स डज नॉट ओबे या फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। और ये लिख लेना, एग्जाम्पल ऊपर आपको दिख ही रहा है। तो कम्यूटेटिव लॉ को ये ओबे नहीं करते हैं। ठीक बात? ठीक है, ये चीज याद रखोगे क्योंकि आगे हम इसको यूज भी करेंगे जगह जगह पर। ठीक ना? अच्छा, यहां पर ध्यान से समझना, ध्यान देना और ध्यान से समझना। ठीक है, देखो यहां पर मैंने आपको A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड सेट B निकालना सिखाया, और इसको निकालने का मैंने तरीका क्या बताया? ऐसे दो इलिप्स लिए, एक के अंदर एक के एलिमेंट लिखे, दूसरे के अंदर दूसरे सेट के एलिमेंट लिखे, सबकी पेयरिंग दिखाई और हमने यहाँ पर पेयरिंग लिख ली, एंड दिस विल बी डिक्लेयर्ड एज A क्रॉस B और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड सेट B। समझ में आता है? आता है। लेकिन NCERT में ये मेथड यूज नहीं किया गया है, ऐसे इलिप्स बना करके पेयरिंग करने का मेथड यूज नहीं किया गया है। उन्होंने स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो यहाँ पर यूज किया है कार्टेशियन, दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसके बेसिस पर उन्होंने इसको बनाया है। और हम भी जिस तरह NCERT में उन्होंने ये बना करके हमको दिखाया है, वैसे ही मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखाता हूँ, ताकि उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल आगे आने वाले हैं, हम अभी एग्जाम्पल बनाएंगे ना, एग्जाम्पल 1 से 6 तक, तो उसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसमें प्लॉट करके इसको बनाएंगे जैसे NCERT में बनाया हुआ है। तो वो भी आपको सीखना है, क्योंकि एग्जाम्पल में तो वैसे ही सॉल्यूशन हमको करने पड़ेंगे। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बता दिया कि इस तरह से बनता है। अब हम आपको NCERT में जो मेथड यूज कर रहे हैं वो हम आपको बताते हैं, ताकि उसी पर बेस्ड अगला एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। समझ गए बात? तो बिफोर दैट इसको नोट करिए, पॉज करिए वीडियो को, स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इसको नोट करिए। मैं उधर रब करता हूं, फिर हम आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं वो बताते हैं। नोट करें इसको। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का कैसे निकालते हैं। तो सबको मालूम है, आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, जो मैं बताना चाह रहा हूँ समझ में आएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, दो एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दोनों तो आप जानते हैं 90 डिग्री पर होते हैं एक दूसरे के, और मैं इसी एग्जाम्पल को कंसीडर करके इसको बना रहा हूँ। तो यहीं पर बनाता हूँ छोटा सा, बहुत ध्यान से समझना। ये हमने बनाया वाई एक्सिस और ये हमने बनाया एक्स एक्सिस। यहाँ से ले लेते हैं, सपोज दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, तो एक्स डैश भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये होता है हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस, तो इसको वाई डैश बोल दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये होता है ओरिजिन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हो, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं बताता। इस साल हम पढ़ेंगे, इस साल या अगले साल 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम ही पढ़ेंगे, लेकिन 3 डायमेंशनल के बेसिस पर पढ़ेंगे। क्लास 12th में है शायद वो चैप्टर, तो वहाँ पर फिर आपको एक डायमेंशन और जोड़ के पढ़ाएंगे।
जेड एक्सिस जो ऐसे आती है बिल्कुल दोनों पर परपेंडिकुलर, बोर्ड से ऐसे बाहर निकलेगी और अंदर जाएगी, समझ रहे हैं, जेड एक्सिस होगा वो। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो क्या बोलते हैं, दो सेट दिया है, सेट ए सेट बी, और दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो हमसे एनसीईआरटी ये बोलती है कि भैया ऐसा करो, इसमें से पहले सेट को एक एक्सिस में अलॉट कर दो, दूसरे सेट को दूसरे एक्सिस में अलॉट कर दो। तो हम क्या करते हैं, सेट ए को एक्स एक्सिस में अलॉट कर देते हैं। अलॉट करने का क्या मतलब है, सेट ए में जितने एलिमेंट आ रहे हैं उसको कहाँ रिप्रेजेंट कर दें, एक्स एक्सिस में। तो कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3, तो देखो यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करवा दे रहे हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 1 2 3, एक्स एक्सिस में आ गया सेट ए, दिख रहा है ना, सेट ए किधर आ गया, एक्स एक्सिस में। सेट बी को कहाँ अलॉट कर दें, वाई एक्सिस में। तो इसको हमने मान लिया सेट बी, ये वाला क्या बन गया, सेट ए, ये वाला क्या बन गया, सेट बी, और सेट बी के एलिमेंट इसमें आ गए 4 5 6, ध्यान से देख लो 4 5 6, ये बन गया एक्स और वाई एक्सिस में हमने दो सेट अलॉट कर दिए, ठीक बात। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, आप सब जानते हैं कि आपका ग्राफ पेपर जिसमें आप एक्स और वाई एक्सिस बनाते हो, उसमें ऐसी लाइनें खींची रहती हैं, इस तरह की बहुत सारी लाइनें पतली पतली रहती हैं। तो वो लाइनें सपोज करो ये हैं, ऐसे, सिर्फ समझाने के लिए ना, ये ऐसे गई होंगी ऊपर नीचे, ये ऐसी गई होंगी, ये ऐसी गई होंगी, ऐसे बहुत सी लाइनें इधर 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 हर जगह खिंची होती हैं। वैसे ही इधर भी लाइनें कुछ खिंची रहती हैं, ये ऐसे, ये वाली लाइनें ऐसी होती हैं, ये लाइन ऐसे जाती है। ग्राफ कॉपी में आपने काम किया तो आप सब समझ रहे होंगे इसको, ठीक है, इस तरह की लाइनें होती हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स चुनेंगे। कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स किसको बोलते हैं, जहाँ पर दोनों नंबर के रिक्वायर्ड लाइन आकर के एक दूसरे को काटते हैं, तो जहाँ पर कटता है इंटरसेक्शन वाला वो पॉइंट हम चूज कर लेते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट हमने चूज किया, ये दोनों कट रहे हैं 1 और 4, ये वाला पॉइंट 1 5, ये वाला पॉइंट 1 6, ये वाला पॉइंट 2 4, एक्स कॉमा वाई लिखते हो ना ऐसे, उसी को यहाँ हम नोट करने वाले हैं, ये और इसके कोऑर्डिनेट लिख दे रहे हैं। कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, देखो हम सब जानते हैं कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, पहले एक्स वाला कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई वाला कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ये पॉइंट का एड्रेस क्या हो गया 1 4, इस पॉइंट का एड्रेस क्या होगा, पहले एक्स 1 फिर वाई यानी 5, इसका 1 6, ये इसी तरह इसका कितना होगा 2 4, 2 5, और इसका 2 6, समझ रहे हो ना, इसका कितना होगा 3 4, इसका 3 5, और इसका 3 6। देख लो हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए ना कोऑर्डिनेट्स। ये तो लिखना आता है ना आपको, आपने ग्राफ भी पढ़ा है क्लास 10th में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ी क्लास 10 में, 2 डायमेंशन का तो आपने पढ़ा है, तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा। तो एनसीईआरटी हमको बोलती है कि ऐसा बना लो, एक एक्सिस में एक सेट को अलॉट कर दो, दूसरी एक्सिस में दूसरे सेट को अलॉट कर दो, और हर एक के कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लो। ये हमने मार्क कर दिया कोऑर्डिनेट्स, और अब लिख लो, कहाँ से लिखना है, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ तक लिखो ऊपर जाके, फिर यहाँ से ऊपर लिखो, फिर यहाँ से ऊपर लिखो, बस हो गया। उसको यहाँ हमने लिख दिया, मैच करो, देखो 1 4 ये लिखा, फिर 1 5 1 6, 1 5 1 6, कैसे लिखना है, ऐसे। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 4 2 5 2 6, ये देखो 2 4 2 5 2 6 लिख दिए। फिर यहाँ से लिखेंगे 3 4 3 5 3 6, ये लिख दिए, और बस हो गया, ये अरेंज हो गया, ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये क्या बन गए, ऑर्डर्ड पेयर बन गए। और ये किसका ऑर्डर्ड पेयर है, इस सेट का। इस सेट का नाम क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। इस एक्स को यानी क्रॉस को क्या पढ़ते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से बनाया जाएगा। ये मेथड समझ गए, दिस इज मेथड ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ में आई बात। अच्छा, इसमें ना एक छोटा सा प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इस बात को ध्यान से समझना। मान लो यहाँ पर तो सेट ए में नंबर दिया है 1 2 3, मान लो वो नंबर देने के बजाय ये दे देते a, b, c, तो इस सेट में a, b, c आ जाता, ठीक है, a, b, c आ जाता, किसमें, इस सेट में। और इस सेट में आ जाता मान लो राम, लक्ष्मण,
और रहीम, ऐसे इस सेट के अंदर ये 3 एलिमेंट होते। तो इसमें क्या आया, ए बी सी, इसमें क्या आया, राम लक्ष्मण रहीम। तो अब बताओ, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक एक्सिस एक्स एक्सिस को एक सेट अलॉट करते हैं, वाई एक्सिस को दूसरे सेट में अलॉट करते हैं, तो ठीक है अलॉट करते हैं, लेकिन हमको ये पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में नंबर आता है 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, और इधर -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी। वाई में इधर 1 2 3 4 प्लस इन्फिनिटी की तरफ, और इधर नेगेटिव वाई -1 -2 -3 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। हमको ये पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में नंबर आते हैं, वर्ड नहीं आता, नाम नहीं आता। तो अगर कोई सेट इस तरह का मिला, सेट तो किसी भी टाइप के कलेक्शन को हम बोल सकते हैं ना, वर्ड्स के कलेक्शन को, नाम के कलेक्शन को। जैसे हमने बोला भैया भारत के कुछ स्टेट बताओ, हमारे इंडिया के कुछ स्टेट बताओ जिसका नाम एम से शुरू होता है, तो आप फिर उसका कलेक्शन बनाओगे। जिस स्टेट का नाम या जिस सिटी का नाम एम से आता है उसका कलेक्शन सेट कहलाएगा। तो सेट तो किसी भी डिज़ाइन का बन सकता है, कोई ज़रूरी है कि नंबर बस का सेट बने। तो सेट में तो कुछ भी आ सकता है। जब ऐसे चीज़ें आएंगी राम रहीम, तो फिर उसको कहाँ आप लिखोगे? समझ में आई प्रॉब्लम? ए बी सी आएगा तो एक्स एक्सिस में कहाँ ए आता है, कहाँ बी आता है, कहाँ सी आता है? नहीं आता है, क्योंकि एक्सिस में तो हमेशा नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, तो उनको रिप्रेजेंट करना आसान है। नंबर आएगा तो रिप्रेजेंट हो जाएगा, लेकिन अगर वर्ड आ गया तो फिर रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो एनसीईआरटी ने बोला कि भैया ऐसा करो, एक्सिस बनाओ ही नहीं, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका यथावत रहेगा, लेकिन ये एक्सिस तुम मिटा दो। ऐसे ये एक्सिस हमने मिटा दिया, ये एक्सिस दिख रहा है, ये सब एक्सिस हमने ऐसे मिटा दिया, ये मिटा दिया। अब न रहेगा बांस, न बजोगी बांसुरी। क्या मतलब? न रहेगा एक्सिस और न रहेगा लफड़ा कि राम को कहाँ पे बताना है, रहीम को कहाँ पे बताना है, ए को कहाँ लिखना है, बी को कहाँ लिखना है, सी को कहाँ लिखना है। एक्सिस नहीं, कोई लफड़ा नहीं। तो एक्सिस उन्होंने बनाया ही नहीं। तो अब आप अपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एक्सिस उसमें होती नहीं, लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो ये कोऑर्डिनेट्स तो हम बना सकते हैं, कहीं पर भी हम ले लेंगे। जैसे इसको क्या मान लेंगे, इसको हमने मान लिया दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, और ये क्या हो गया 4 5 6। अब अगर ये वाला प्रॉब्लम आता ए बी सी, तो अपन क्या करते, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे इसको मान लेते, ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस में इसको अपन मान लेते ए, इसको मान लेते बी, इसको मान लेते सी, और यहाँ लिख देते 4 की जगह राम, यहाँ लिख देते 5 की जगह लक्ष्मण, और यहाँ 6 की जगह लिख देते रहीम। और जब पेयरिंग करते तो पेयरिंग कैसा बनता, पहले एक्स वाले को लिखना है फिर वाई वाले को, तो यहाँ पर पेयरिंग कैसे बन जाता, ए कॉमा राम, ये समझ रहे हो ना, ए कॉमा राम। यहाँ क्या बनता, ए कॉमा लक्ष्मण, ऐसे समझ रहे हो। यहाँ क्या बनता, ए कॉमा रहीम, एक्स पहले वाई बाद में। तो मेरा कहने का मतलब तो आप समझ गए। तो फिर ये 1,4 1,5 1,6 के बजाय क्या दिखता, ए कॉमा राम, ए कॉमा लक्ष्मण, ए कॉमा रहीम। तो फर्क नहीं पड़ता कि फिर चाहे वर्ड दिया हो, नंबर दिया हो, कुछ भी दिया हो, हम अलॉट कर सकते हैं ऐसे। लेकिन अगर एक्सिस होगी तो एक्सिस में तो सिर्फ नंबर आता है, तो फिर सिर्फ नंबर वाला बाउंडेशन रह जाता। इसलिए हमने एक्सिस मिटा दी और पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम एज इट इज रखा। अब जिसकी जो मर्जी जैसा सेट आएगा वैसा इंप्लीमेंट करके बना लेंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इसको नोट करिए पॉज करके, और फिर हम आगे की बात करते हैं। जल्दी से नोट कर लो। बात थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि एक्चुअल में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का डेफिनेशन क्या है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं और मैथमेटिकली उसको कैसे इलाबोरेट करते हैं। तो इतना लंबा चौड़ा जो एग्जांपल मैंने आपको दिया वो एक स्टेटमेंट से कैसे इलाबोरेट होता है। तो पहले थोड़ा सा डेफिनेशन देखिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसमें देखिए, इफ A and B be two non-empty sets, then ये ध्यान रखना ना, A और B दोनों कैसे सेट होने चाहिए, नॉन एम्प्टी, यानी खाली नहीं होना चाहिए, नल सेट नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए। तो फिर इनके
कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब है? देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड सेट B, यानी दैट इज A क्रॉस B। ऐसे लिखते हैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट A और B को, A क्रॉस B। सो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B इज द सेट, याद रखिएगा दो सेट हैं A और B, तो उन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी A क्रॉस B भी क्या होगा? सेट होगा। किसका सेट? इट इज द सेट ऑफ ऑल ordered pair, all ordered pairs of elements from both set A and B। ये इसका छोटा सा डेफिनेशन है जो मेरा ख्याल है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? इसको नोट करें और इसको फिर मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे इस बात को थोड़ा सा समझिए, ठीक है ना? देखिए डेफिनेशन क्या है, इफ़ ए एंड बी बी द टू नॉन एम्प्टी सेट, ये मैंने बता दिया, ए और बी दोनों खाली नहीं होने चाहिए, कुछ ना कुछ दोनों के अंदर होना चाहिए। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, दैट इज ए क्रॉस बी, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ व्हाट? ऑर्डर्ड पेयर किसका? दोनों सेट के एलिमेंट का, फ्रॉम सेट ए एंड सेट बी। और इस ऑर्डर्ड पेयर की खासियत क्या होना चाहिए कि इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा? पहले सेट से, और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसको मैथमेटिकली देखो कैसे डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली कि ए क्रॉस बी क्या होगा? एक सेट होगा, और इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट आएंगे वो सब कैसे होंगे? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर दिखाने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ A, B, A, B। A क्या होगा? पहले सेट से बिलोंग करेगा। जितने पेयर ऐसे बनेंगे, जितने, अब जरूरी नहीं कि आप बार बार 10-20 पेयर लिखो, ये हम लिखने जा रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म में शॉर्टकट में बात होती है, तो शॉर्टकट में समझो कि क्या बताना चाहते हैं। तो A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होगा? ये लगा मतलब क्या होगा? ये भी सेट होगा। इस सेट के जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे? पेयर में। और ये पेयर कैसा होगा? ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है? यहां पर देखो, दिस इज सच दैट कि इस एलिमेंट का जो, इस पेयर का जो पहला एलिमेंट है A, वो किससे बिलोंग करेगा? पहले सेट A से, और इस पेयर का जो दूसरा एलिमेंट B है वो किससे बिलोंग करेगा? दूसरे सेट कैपिटल B से। बस। तो इससे पहले जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, A सेट हमने माना था 1, 2, 3, B सेट हमने माना था 4, 5, 6, फिर A क्रॉस B हमने निकाल के दिखाया, B क्रॉस A निकाल के दिखाया। इतना लंबा चौड़ा चीज हमने किया, पूरा बोर्ड भर गया, पूरी कॉपी भर गई, एक पेज भर गया। उस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ ये एक लाइन में आ गया, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। इसको पढ़ के समझ में आना चाहिए कि इसका यूजुअल मीनिंग क्या है, जो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे थे। इतना छोटा सा स्टेटमेंट, इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात में वो पूरा एग्जाम्पल कवर हो गया। क्या कि A क्रॉस B क्या होगा? तो आंसर है एक सेट होगा। ये करली ब्रेसेस क्या बताते हैं कि ये सेट है। इस सेट के अंदर के एलिमेंट कैसे होंगे? ऐसे पेयर में। और ये पेयर कैसा होगा कि इस पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा, ये इसका ऑर्डर हो गया। सो दिस पेयर इज एन ऑर्डर्ड पेयर। समझ में आई बात? और ये इसका यूजुअल मीनिंग हो गया। ठीक बात, यहाँ तक समझ गए? अच्छा, अब इसमें 2-4 पॉइंट नोट करके लिख लीजिए। इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने निकाले हैं, वो ऑब्जर्वेशंस देखिए क्या क्या होगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ, 2-4 पॉइंट देखो ऑब्जर्वेशन के, थोड़ा सा नोट करिए। नोट नंबर 1, ठीक है। अगर देखो हमने A क्रॉस B निकाला, उसके अंदर सब ऑर्डर्ड पेयर बने। ये ऑर्डर्ड पेयर क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स जो अपने आप में पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर कब आपस में इक्वल होगा? दो ऑर्डर्ड पेयर कब आपस में इक्वल होगा?
2 ordered pairs are equal. कब? तो आंसर एक ही कंडीशन है, if and only if. If and only if the corresponding first elements are equal and corresponding second, ऐसे लिख लो, एलिमेंट्स आर इक्वल्स. ये क्या मतलब है कि अगर किसी दो ऑर्डर्ड पेयर को आपस में इक्वल होना है, दो पेयर कब इक्वल होंगे? तो एक ही शर्त है, जैसे ये दो पेयर है, पेयर मतलब समझ रहे हो ना, ए क्रॉस बी के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं? सभी पेयर्स तो लिखते हैं जो एलिमेंट होते हैं. तो दो एलिमेंट यानी दो पेयर कब आपस में बराबर होंगे? ये इस तरह से दो एलिमेंट हमने ऐसे लिखे हैं, दोनों ऑर्डर्ड पेयर होंगे, तो ये आपस में कब बराबर होंगे? समझ रहे हो ना, कब बराबर होंगे? जब देखो यहाँ दो दो मेंबर लिखते हैं, दो दो, जैसे सपोज दिस इज x, y, दिस इज 5, 6. तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर कब आपस में इक्वल होंगे? तो आंसर है तब इक्वल होंगे जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा. यानी अगर ये 5 है तो ये भी क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए ये. और ये y है तो ये भी क्या होना चाहिए? y होना चाहिए. या ये 6 है तो ये भी क्या होना चाहिए? सेकंड एलिमेंट दोनों बराबर होने चाहिए. फर्स्ट एलिमेंट दोनों बराबर होने चाहिए. समझ रहे हो? तो ये y है तो ये भी y हो, या ये 6 है तो ये भी क्या होगा? 6. तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6. तो दो ऑर्डर्ड पेयर कब आपस में बराबर होंगे? तो आंसर है दोनों पेयर का पहला एलिमेंट एक जैसा होना चाहिए सेम, दूसरा एलिमेंट एक जैसा होना चाहिए सेम. तब हम बोलेंगे कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या है? इक्वल है. याद रहेगा, दो पेयर कब इक्वल होगा? समझ गए? जब फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, सेकंड एलिमेंट के बराबर, तब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल माने जाएंगे. समझ गए? दूसरा पॉइंट समझो. हाँ देखो, इफ either A and B, A और B are empty set, तब क्या होगा? मान लो हमको दो एलिमेंट, दो सेट दिए हुए थे, ये एक सेट A और दूसरा सेट B. हमने शुरू में क्या बात की थी? सेट A और सेट B नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए. तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा? ऐसे कुछ आएगा, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे इसके एलिमेंट, इस तरह से लिखा जाएगा. लेकिन मान लो सेट A या सेट B में से कोई एक सेट एम्प्टी सेट हो जाए, कोई एक सेट एम्प्टी सेट हो जाए, तब फिर A क्रॉस B क्या आएगा? A क्रॉस B क्या आएगा? समझ रहे हो मेरी बात? अभी हम क्या बोल रहे थे? ये एक सेट A है, ये एक सेट B है, दिस इज 1 2 3, दिस इज 4 5 6. सेट A भी भरा हुआ है, सेट B भी भरा हुआ है, दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, कोई खाली नहीं है. तो अपन क्या कर रहे थे? इसका पेयर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ये, और उसके बाद इसका पेयर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर, ऐसे बना के लिख रहे थे. तो कुछ आ रहा था, ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे थे. लेकिन अगर हम आपको ये बोल दें कि ये सेट A है, इसके अंदर तो एलिमेंट हैं, और ये सेट B है, मान लो सेट B क्या है? एम्प्टी, खाली. तो खाली है तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा. तो अगर कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो A क्रॉस B के अंदर तो क्या लिखा जाता है? पेयर. समझ रहे हो ना? A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं? पेयर आता है. कौन सा पेयर? इसका इसके साथ पेयर. कोई एलिमेंट होता तब ना पेयर बनता. यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं है, B नल सेट है, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट. तो फिर ये किसके साथ पेयर बनाएगा? पेयर नहीं बनेगा, ये तो अकेले ना रह गया, इसके साथ तो कोई पेयर नहीं बन रहा. तो हमको ये वाली चीज जो हम 1 कुछ लिखते थे, ये चीज नहीं मिली, मतलब ये पेयर नहीं मिला.
और A क्रॉस B के अंदर तो पेयर ही आता है, ये बना ही नहीं तो ये यहाँ लिखा कैसे जाएगा? तो आंसर है कोई पेयर नहीं बना तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। तो A क्रॉस B क्या हो गया? खाली हो गया। खाली को क्या लिखेंगे? क्या आएगा? नल सेट, एम्प्टी सेट। समझ गए? ये कब लगेगा? ये कंडीशन कब लगेगा? जब A या B में से कोई एक कैसा सेट होगा? एम्प्टी सेट। तो फिर A क्रॉस B क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि A क्रॉस B में पेयर लिखे जाते हैं एलिमेंट के तौर पर, और पेयर बना ही नहीं तो ये खाली रहेगा, एम्प्टी सेट रहेगा। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा ऑब्जर्वेशन, इफ आइदर A और B आर इनफाइनाइट सेट, तो क्या होगा? सेट A और सेट B में कोई भी एक, चाहे सेट A चाहे सेट B, इनफाइनाइट सेट हो जाए, उसमें बहुत सारे नंबर आए, जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक जाता है। तो एक सेट ये है मान लो A, और एक सेट कोई छोटा सा है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आप समझ रहे हैं ना क्या करना है? जैसे देखो इसमें 1 2 3 ये एक सेट है छोटा सा, सेट B मान लो सभी नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो सभी नेचुरल नंबर तो तुम लिख ही नहीं पाओगे ना, ऐसे कहाँ तक लिखोगे? इसके अंदर समाएगा ही नहीं। और पेयरिंग सबकी होनी है, यानी इस 1 का, इस सेट के इस एलिमेंट की पेयरिंग इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, इसके साथ, कितने पेयर बनेंगे? इन्फिनिटी हैं तो इन्फिनिटी पेयर आएंगे। फिर इसके साथ भी सबका पेयर होना है तो फिर ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, फिर इसके साथ भी सबका पेयर होना है तो ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। अल्टीमेटली कैठो पेयर बनेंगे इन्फिनिटी। तो समझ रहे हो? तो अल्टीमेटली A क्रॉस B के अंदर कितने पेयर बनेंगे? तो आंसर है इन्फिनाइट एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। समझ रहे हो ना? तो A क्रॉस B भी कैसा हो जाएगा? इन्फिनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें इन्फिनिट एलिमेंट्स आएंगे। बात समझे या नहीं समझे? ये 3 पॉइंट हो गया ना। चौथा पॉइंट देखो, मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको नोट कर लिए, पॉज करके नोट करो। चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट कि A कोई सेट है, B कोई सेट है, तो A के अंदर कुछ एलिमेंट आएंगे, जैसे मैंने बोला, जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, ये B कोई सेट होगा 4 5 6। तो अगर हम A क्रॉस B लिखें तो क्या क्या आ रहा था? 1 4 1 5 1 6 2 4, ये लिख चुके हो ना? 2 5 यहीं पर लिख दे रहा हूँ, 2 6, फिर 3 4 3 5 3 6, ये ऐसे ये बनता था A क्रॉस B। तो हम ये पता करना चाह रहे हैं कि A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे। एलिमेंट कौन है यहाँ? पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। तो कैट हो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? ये एलिमेंट ही है ना, ये भले ऑर्डर्ड पेयर है लेकिन A क्रॉस B तो सेट है, तो ये इस सेट के एलिमेंट कहलाएंगे। तो A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो देखो सेट A के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3। सेट B के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3, 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट। तो A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? देखना, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज P, मान लो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? P, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज Q, मान लिए कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? Q। अब ये 3 4 5 कुछ भी हो सकता था एलिमेंट, तो सेट A के अंदर कुछ एलिमेंट, सेट B के अंदर कुछ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A क्रॉस B, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B सेट, इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? तो आंसर है इन दोनों एलिमेंट की गिनती को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हो ना कैसे? इसमें कितने हैं? 3, इसमें कितने हैं? 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितने हो गए? 9। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट बने। तो बात समझ में आ गई कि कैसे निकालना है। एक लास्ट बात, और उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल क्वेश्चंस बनाएंगे। आखिरी चीज़ ये है कि इसमें एक वर्ड आएगा और आगे एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन आएगा, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आएगा, एंड दैट विल बी ऑर्डर्ड
ट्रिपलेट। ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट? इसको ऐसे समझो, यहां पर जो चीजें बन रही हैं वो क्या थी? ऑर्डर्ड पेयर। पेयर में क्या आता था? ये ब्रैकेट और एक एलिमेंट यहां, दूसरा एलिमेंट यहां, दो एलिमेंट। और दोनों एलिमेंट की खासियत क्या होती थी कि पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। अगर यहां पर वर्ड आ गया ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट आप लोग जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, क्लास 8 में भी आता है, 9th में भी आता है, 10th में भी आता है। तो ऑर्डर ट्रिपलेट के लिए फिर से हम ऐसे ही ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? 3। ये 3 एलिमेंट कॉमा लगा के। अब इसकी खासियत क्या होगी कि पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा और तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट से बिलोंग करेगा। इसका मतलब है इसमें कैटो सेट होंगे? 3 सेट। तो ऑर्डर ट्रिपलेट का मतलब ये होगा कि अगर किसी 3 सेट का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है तो इसमें मैं जनरल लैंग्वेज में लिख देता हूं, सेट बिल्डर में, इसमें इस तरह के ट्रिपलेट्स मिलेंगे। ये है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ब्रैकेट में लिखा है ना, तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट हो गया। अब इसकी खासियत क्या होगी? सच दैट ए, ये वाला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा? पहले सेट से, बी दूसरे सेट से और सी किससे बिलोंग करेगा? तीसरे सेट से। ये इसकी खासियत होगी। तो ये स्टेटमेंट तो अब तुमको समझ में आता होगा, अभी हमने डिफाइन किया था, ठीक है। ये ऑर्डर ट्रिपलेट हो गया। लेकिन एक छोटा सा एक्सेप्शन है, ये 3 सेट के लिए है। सेट ए कुछ भी हो सकता है, जैसे ये सेट बी कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही सेट सी भी कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो 3 सेट कुछ भी हो सकते हैं। तो हम लोग, हमारे सिलेबस की जो बात चल रही है, हम लोग जो अभी एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें 3 अलग अलग सेट के लिए हम लोग ऑर्डर ट्रिपलेट नहीं पढ़ेंगे, हम एक ही सेट के लिए पढ़ेंगे। कैसा? कोई एक सेट होगा सपोज ये, तो उसी का हम ऑर्डर पेयर निकालेंगे उसी के साथ, और उसी का ऑर्डर ट्रिपलेट निकालेंगे उसी के साथ। समझ रहे हो? तो ये क्या आएगा? यहाँ पर मान लो ए बी सी कोई 3 एलिमेंट भी आता है, ए बी सी कोई 3 एलिमेंट भी आता है, तो क्या होगा? पहला एलिमेंट भी किससे बिलोंग करेगा? उसी सेट से, दूसरा एलिमेंट भी उसी सेट से, तीसरा एलिमेंट भी उसी सेट से बिलोंग करेगा, क्योंकि सेट तो एक ही है। उसी सेट के ये तीनों मेंबर होंगे, तीनों एलिमेंट होंगे। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो, देखना ध्यान से ना, ठीक है, ध्यान से देखना। सेट ए है, मैंने ले लिया मान लो 1,2, छोटा सा ले रहा हूँ। तो हम पहले ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे। क्या पहले क्या निकालेंगे? ए क्रॉस ए। समझ रहे हो ये कैसे निकलेगा? तो ए क्रॉस ए देखो यहाँ पर बना के दिखाता हूँ मैं। ए क्रॉस ए कैसे निकलेगा? ये एक एलिमेंट, एक सेट, ये दूसरा सेट, दोनों ए होंगे। इसके एलिमेंट 1 2, इसके एलिमेंट 1 2, तो 1 का पेयर पहले 1 के साथ और 1 का पेयर 2 के साथ, यही होगा। 1 का पेयर 1 के साथ, फिर 1 का पेयर 2 के साथ, ठीक है। तो देखो पहले हम ए क्रॉस ए लिख रहे हैं, तो क्या लिखूंगा मैं? 1,1, उसके बाद 1,2, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ। सो अगला क्या आ जाएगा? 2,1, 2,2। ये क्या आ गया? ए क्रॉस ए, दिख रहा है। अब हम क्या निकालेंगे? ए क्रॉस ए ये हो गया, और ए हमको मालूम है ये है, तो ए क्रॉस ए ये वाला, इसका एक बार और कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ निकाल देंगे? इस ए के साथ। तो फिर कितना आएगा? तो देखो ए क्रॉस ए हमारा कितना आया? ए क्रॉस ए, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ ऐसे, कितना आ रहा है? ए क्रॉस ए, ये 1, ये सब एलिमेंट है ए क्रॉस ए के। ए क्रॉस ए के ये सभी क्या हैं? एलिमेंट्स। ध्यान से देखते जाना, आखिरी बात है हमारी, फिर इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। ए क्रॉस ए के एलिमेंट क्या है? 1,1, 1,1, 1,2, फिर 2, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ यहाँ पर, ए क्रॉस ए ऐसे थोड़ा बड़ा, 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, ये ए क्रॉस ए हो गया। और हमको क्या लेना है? ए, इसके साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, और ए क्या था?
1 और 2, ठीक है। हाँ, तो फिर क्या करेंगे, इसका एक बार इसके साथ पेयर, एक बार इसके साथ पेयर, तो देखो क्या बनेगा ना, 1, 1, 1 बना, फिर एक बार 1, 1, 2 बना, फिर एक बार इसका पेयर करेंगे इसके साथ और इसके साथ, ये क्या है 1, 2, तो ये बनेगा 1, 2, 1, फिर 1, 2, 2 बन गया, फिर इसका पेयर करेंगे 1 के साथ, फिर इसका पेयर करेंगे 2 के साथ, ये है 2, 1, सो दिस इज 2, 1, 1, 2, 1, 2 बन गया, फिर एक बार इसका पेयर 1 के साथ और इसका पेयर 2 के साथ, तो 2, 2, 1, यहाँ पर मैं मिटा करके लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह कंजस्ट हो रहा है, 2, 2, 1 और एक बार 2, 2, 2, ये, और ये सेट कंप्लीट हो गया। दिख रहा है, दिख रहा है ना, इस तरह से ये सेट बनेगा, समझे। तो ये क्या आ गया, उसी सेट का हमने ऑर्डर ट्रिपलेट निकाल लिया। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट वाला जो सिस्टम है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। कैसे, इसमें कितने एलिमेंट आएंगे ट्रिपलेट में, तो आंसर वही आएगा, तीनों में ले लो, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। कैसे, यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितना आएगा, सेट ए में कितने एलिमेंट मान लिए P, सेट बी में कितने एलिमेंट मान लिए Q, और सेट सी में कितने एलिमेंट मान लेते हैं R, तो इसमें कितने आ जाएंगे Q, P मल्टीप्लाइड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय R, ऐसे मान लो। A में P एलिमेंट, B में Q एलिमेंट और सेट C में R एलिमेंट, तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे P इंटू Q इंटू R, करके देख लो। देखो सेट A में कितने एलिमेंट थे 2, तो 2, सेट B भी क्या है, सेट A ही है, तो इसमें भी कितने एलिमेंट हो गए 2, और सेट C भी क्या है, सेट A ही है, तो सेट A में कितने एलिमेंट हो गए 2, तो 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए 8, 2 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए 8, तो 8 एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का तरीका वही रहेगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, निकल जाएगा। दिस इज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। और इसको और अच्छे से समझने के लिए एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 6, जिसको इसके बाद हम बनाएंगे। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऑर्डर ट्रिपलेट का बेसिक मतलब ये है, 3 सेट का ऑर्डर ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे अलग अलग मैंने बता दिया, लेकिन हमारे सिलेबस में एक ही सेट का 3 बार हम मल्टीप्लाई करके 3 बार सेट बनाएंगे, पेयर निकालेंगे, उसको ऑर्डर ट्रिपलेट बोलेंगे। तो यहाँ तक का कंटेंट मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं, तो बातें ज़्यादा क्लियर कट समझ में आने लग जाएंगी। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।